हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में अपना लास्ट टॉपिक चल रहा था जीवाणु में शोषण, जो कंप्लीट हो गया था। आज का टॉपिक अपना रहेगा जीवाणु में जनन। जीवाणु में जो जनन होता है वो 3 विधियों से होता है या 3 तरीके से होता है, कायिक, अलैंगिक तथा लैंगिक। जीवाणु में मोस्टली जो जनन होता है वो कायिक तथा अलैंगिक विधि से होता है, लेकिन जो लैंगिक जनन होता है वो वास्तविक प्रकार का लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। इसकी कुछ जीन पुनर्योजन की कुछ विधियां पाई जाती हैं जिनके द्वारा वो क्या करता है, जनन करता है। अब इनको समझते हैं अपन विस्तार से। फर्स्ट पॉइंट, जीवाणुओं में जनन। तो जीवाणु में जनन 3 प्रकार से होता है। एक तो कायिक जनन, दूसरा अलैंगिक, तीसरा लैंगिक। अधिकतर तो जो जनन पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, कायिक तथा अलैंगिक जनन। सबसे पहले बात करता हूं मैं कायिक जनन की। फर्स्ट, कायिक जनन। कायिक जनन क्या होता है? कायिक भागों के द्वारा होने वाला जनन क्या कहलाता है? कायिक जनन कहलाता है। कायिक जनन, जो जीवाणु में जो कायिक जनन होता है वो मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। ठीक, इसमें जो पहली विधि आती है वो है मुकुलन यानी बडिंग। मुकुलन या बडिंग विधि में क्या होता है, इसमें जो जीवाणु होता है, ये आप मान लो जीवाणु कोशिका। इस जीवाणु कोशिका के पास एक क्या बनती है, अतिवृद्धि बनती है, आउटग्रोथ, अतिवृद्धि। इस अतिवृद्धि के बनने के बाद में इसमें क्या आ जाता है, जीवाणु कोशिका से कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। फिर उसके बाद में संकीर्ण द्वारा क्या हो जाती है, इस जीवाणु कोशिका से अलग हो जाती है। अलग होकर क्या करती है, स्वतंत्र जीवाणु के रूप में व्यवहार करती है। तो यह विधि कहलाती है क्या, मुकुलन। अलग हुई कोशिका बड या मुकुल कहलाती है, बड या मुकुल कहलाती है। और इस मुकुल द्वारा क्या किया जाता है, फिर स्वतंत्र जीवाणु के रूप में व्यवहार किया जाता है। ठीक, एग्जाम्पल है जैसे रोडोमाइक्रोबियम, रोडोमाइक्रोबियम। ठीक, उसके बाद में बीसेट तथा हेल ने, किसने, बीसेट, 2 साइंटिस्ट बीसेट एंड हेल ने बिगडी बैक्टीरियम बायोफिड्स नामक जीवाणु में किसकी खोज की, मुकुलन की खोज की। किसने, बीसेट एंड हेल ने बिगडी बैक्टीरियम बायोफिड्स जीवाणु में मुकुलन या बडिंग की खोज की। उसके बाद में इसकी पहली विधि होगी दूसरी विधि आती है इसकी द्विविखंडन यानी बाइनरी फिजन। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में जीवाणु जो होता है वो क्या अपना कोशिका के आकार में क्या करता है, वृद्धि होने के बाद में क्या होता है, आकार में अत्यधिक वृद्धि हो जाने से क्या होता है कि उनका केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव दोनों क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। किसके द्वारा हो जाते हैं, अनुप्रस्थ भित्ति या बीच में संकीर्ण के द्वारा। उसके बाद में दोनों तरफ क्या हो जाता है, केंद्र के विभाजन तथा कोशिका द्रव विभाजन। फिर क्या हो जाता है, 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। यह विधि कहलाती है द्विखंडन या बाइनरी फिजन। ठीक, जैसे ये हो गई कोशिका भित्ति, ये कोशिका झिल्ली, और ये हो गया क्या, डीएनए। ठीक, ये हो गई जीवाणु कोशिका। इसमें क्या होता है, आकार में वृद्धि करती है। आकार में वृद्धि करने के बाद में
इसमें हो जाता है केंद्रक द्रव विभाजन, केंद्रक द्रव का विभाजन या केंद्रक विभाजन। ठीक, उसके बाद में केंद्रक विभाजन के बाद में इसमें फिर क्या होता है, कोशिका द्रव विभाजन। केंद्रक विभाजन के बाद में कोशिका द्रव विभाजन। कोशिका द्रव विभाजन के बाद में क्या बन जाती हैं, दो पुत्री कोशिकाएं बन जाती हैं। ये होगी क्या, पुत्री कोशिकाएं। दोनों क्या हो गई, ये पुत्री कोशिकाएं। ठीक, तो यह विधि कहलाती है द्विखंडन या बाइनरी फिजन। ठीक, एग्जाम्पल द्विखंडन का जो एग्जाम्पल किस जीवाणु पाई जाती है, अधिकतर बेसिलस जीवाणु पाई जाती है, बेसिलस जीवाणु। ठीक, उसके बाद में अपन लेते हैं फिर जीवाणु जनन की दूसरा प्रकार, वो होता है कौन सा, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है, वह जनन जिसमें क्या नहीं बनते, युग्मक नहीं बनते, या फिर जो आनुवंशिक पदार्थ हैं उनका क्या नहीं होता, एक्सचेंज नहीं होता, विनिमय नहीं होता। तो इस प्रकार का जो जनन होता है वह अलैंगिक जनन कहलाता है। जीवाणु में जो अलैंगिक जनन है वो मुख्यतः अंतः बीजाणुओं द्वारा होता है, मुख्यतः अंतः बीजाणुओं द्वारा, अंतः बीजाणु द्वारा होता है, यानी एंडोस्पोर्स। अब सवाल उठता है अंतः बीजाणु क्या होते हैं, अंतः बीजाणु क्या होते हैं। अंतः बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं। किसमें बनते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में। ठीक, इसमें क्या होता है, जो जीवाणु कोशिका होती है, जीवाणु कोशिका का जीवद्रव सिकुड़ जाता है। जीवद्रव क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। सिकुड़ जाने के बाद में क्या, कैसे सिकुड़ता है, जल त्याग करके। कैसे सिकुड़ता है, जल त्याग करके। जीवाणु कोशिका का जीवद्रव है वो जल त्याग करके क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। सिकुड़ कर क्या हो जाता है, केंद्र में एकत्रित, केंद्र में एकत्रित। केंद्र में एकत्रित होने के बाद में इसके चारों तरफ बन जाती है एक, चारों तरफ क्या हो जाता है, भित्ति का निर्माण हो जाता है, भित्ति का निर्माण हो जाता है। ठीक, भित्ति का यह जो अवस्था कहलाती है वो क्या कहलाती है, अंतःबीजाणु, एंडोस्पोर्स। ठीक, कौन सी अवस्था, जो केंद्र में एकत्रित हो जाता है, एकत्रित होने के बाद इसके जीवद्रव के चारों तरफ किसका निर्माण हो जाता है, भित्ति का निर्माण। तो यह जो संरचना कहलाती है क्या कहलाती है, अंतःबीजाणु। सामान्यतः एक जीवाणु कोशिका से, सामान्यतः एक जीवाणु कोशिका से एक ही क्या बनता है, अंतःबीजाणु बनता है, एक ही अंतःबीजाणु बनता है। ठीक, तो अपन इसको क्या कह सकते हैं, और ये जो अंतःबीजाणु होता है ये प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में सुप्त अवस्था में रहता है, सुप्त अवस्था में रहता है। जैसे ही क्या आती है, अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये क्या करता है, अंकुरित हो जाता है। जैसे ही क्या आती हैं, अनुकूल परिस्थितियां, तो ये क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। अब एक ही जीवाणु कोशिका से क्या बनता है, एक ही अंतःबीजाणु, तो अपन इसको जनन कहना उपयुक्त नहीं समझते। तो यह जो बीजाणु, यह जो विधि है वो जीवाणुओं में क्या है, चिरकालिकता की विधि है। इसे अपन क्या कह सकते हैं, चिरकालिकता की विधि, मतलब पेरिनेशन, पेरिनेशन की एक विधि है। अर्थात लंबे समय तक क्या पाया जाता है, इनमें जीवन पाया जाता है। ठीक, उसके बाद में अलैंगिक जनन की पहली विधि हो गई अंतःबीजाणुओं के द्वारा। दूसरी जो विधि होती है वो किसके द्वारा होती है, कोनिडिया द्वारा, कोनिडिया। ये जो कोनिडिया होते हैं, जीवाणु कोशिका हो गई आपके पास। इस जीवाणु कोशिका के क्या बनते हैं, जैसे अपने ये शाखा है, ये पेड़ की शाखा, इस शाखा के सिरे पर क्या बनते हैं, शाखा के सिरे पर क्या बनते हैं, कोनिडिया बनते हैं। तथा ये कोनिडिया फिर इस मुख्य शाखा से क्या हो जाते हैं, अलग, मुख्य शाखा से अलग होकर
अलग होकर क्या बना देते हैं, नए जीवाणु का निर्माण कर देते हैं। तो ये किसके द्वारा हो गया, कोनिडिया द्वारा जनन। नेक्स्ट विधि, जो विधि आती है लैंगिक जनन में वो आती है कौन सी, तीसरी जो विधि आती है लैंगिक जनन में वो आती है चल बीजाणुओं द्वारा। चल बीजाणुओं द्वारा, ठीक। चल बीजाणु द्वारा जीवाणु कोशिका कभी कभी किसका निर्माण करती है, जीवाणु कोशिका कभी कभी किसका निर्माण करती है, चल बीजाणु का। इन चल बीजाणु द्वारा क्या किया जाता है, नए जीवाणु का निर्माण किया जाता है। यह विधि क्या कहलाती है, चल बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन, ठीक। उसके बाद में फोर्थ, सिस्ट या पुट्टी द्वारा, सिस्ट या पुट्टी द्वारा। इसमें क्या होता है, जीवाणु की जो भित्ति होती है अत्यधिक मोटी हो जाती है, यानी जीवाणु की जो भित्ति होती है वो क्या हो जाती है, अत्यधिक मोटी हो जाती है, अत्यधिक मोटी हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, सिस्ट या पुट्टी द्वारा, ठीक। तो ये 4 प्रकार की क्या थी, अलैंगिक जनन की। अब अपन देखते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, तीसरा जो जनन है कौन सा, लैंगिक जनन। तो जीवाणु में वास्तविक प्रकार का लैंगिक जनन नहीं पाया जाता, इनमें जीन पुनर्योजन की विधियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जीन पुनर्योजन यानी जीन रिकॉम्बिनेशन। जीन रिकॉम्बिनेशन की क्या पाई जाती है, विधियां पाई जाती हैं, ठीक। इन जीन पुनर्योजन द्वारा क्या होता है, जीवाणु में लैंगिक जनन होता है। इस जीवाणु में लैंगिक जनन को सर्वप्रथम जो स्पष्ट किया था वो किसने किया था, लेडरबर्ग व टैटम नामक वैज्ञानिक ने लैंगिक जनन को क्या किया था, स्पष्ट किया था। इसमें जीन पुनर्योजन की विधियां हैं जो, तो लैंगिक जनन की फर्स्ट विधि आती है रूपांतरण। रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी जो खोज की थी रूपांतरण विधि की वो किसने की थी, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने। किसमें की थी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु में, ठीक। इस विधि में क्या होता है, एक जीवाणु का डीएनए दूसरे जीवाणु कोशिका में क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, जिससे क्या होती है, एक जीवाणु कोशिका दूसरे जीवाणु कोशिका में क्या हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। रूपांतरित होने के कारण इसको क्या कहते हैं, रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। जैसे ये दाता कोशिका है, डोनर सेल, इससे क्या दाता कोशिका से क्या अलग किए जाते हैं, डीएनए अलग किए जाते हैं। डीएनए अलग करने, डीएनए का निष्कर्षण अलग करने के बाद में किससे जुड़ जाता है, ये ग्राही कोशिका से। ये जो डीएनए खंड है किससे जुड़ जाता है, ग्राही कोशिका से। ग्राही कोशिका से जुड़ने पर एक कोशिका तो क्या रहती है, पूर्ववर्ती, जबकि दूसरी क्या हो जाती है, रूपांतरित। ये देखो, तो इस प्रकार एक कोशिका जब दूसरे कोशिका में रूपांतरित हो जाती है तो यह विधि कहलाती है रूपांतरण। फिर उसके बाद में लैंगिक जनन की दूसरी विधि है पारक्रमण यानी ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन या पारक्रमण विधि की खोज किसने की, जिंडर व लेडरबर्ग ने। किसने की, साल्मोनेला जीवाणु में, ठीक। यह जो पारक्रमण की जो क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज द्वारा। जीवाणु भोजी क्या होता है, जीवाणु भोजी जीवाणु पर पाया जाने वाला क्या वायरस होता है जो जीवाणु को क्या करता है, संक्रमित करता है। इसमें क्या होता है, एक जीवाणु के गुण बैक्टीरियोफेज द्वारा दूसरे जीवाणु में क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। इस कारण इसको क्या कहते हैं, पारक्रमण। देखो इसमें जो बैक्टीरियोफेज हो गया, इसमें बैक्टीरियोफेज में क्या हो गया, इसका खुद का डीएनए होगा। ये डीएनए किसके साथ जुड़ जाता है, इस बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ। कैसे जुड़ता है, बैक्टीरियल जो क्रोमोसोम होते हैं इसके साथ जुड़ते ही, जैसे ही ये वायरस इसके साथ जीवाणु बैक्टीरियोफेज इसके साथ जुड़ता है तो जो बैक्टीरिया का खुद का जो क्रोमोसोम होता है वो क्या हो जाता है, विखंडित हो जाता है, उसके टुकड़े हो जाते हैं, सेगमेंट्स हो जाते हैं। उसके बाद में डीएनए प्रतिकृतिकरण के द्वारा क्या बन जाता है, इसमें किसमें प्रवेश कर जाता है, जीवाणु कोशिका। तो इसमें दोनों प्रकार के डीएनए पाया जाता है, एक तो वायरल डीएनए, एक बैक्टीरियल, जो कि क्या कर सकती है, परपोषी कोशिका को क्या कर सकती है, पारक्रमित कर सकती है, ठीक। तो ये होगी क्या, 2 विधियां। अब तीसरी विधि,
लैंगिक जनन की जो तीसरी व्याधि आती है वो आती है संयुग्मन, यानी कॉन्जुगेशन। संयुग्मन की जो खोज की थी वो किसने की थी? ग्रिफ्थ नामक वैज्ञानिक ने। जबकि संयुग्मन विधि का जो आविष्कार किया था, संयुग्मन विधि का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? लैडरबर्ग व टैटम ने। तथा संयुग्मन का जो विस्तृत वर्णन प्रदर्शित किया था या प्रस्तुत किया था, संयुग्मन का विस्तृत वर्णन जो प्रस्तुत किया था वो किया था वुलमैन, जैकब तथा हेज ने। ठीक, वुलमैन तथा जैकब ने क्या किया? इसका विस्तृत वर्णन प्रदर्शित किया। इस विधि में क्या होता है? इस विधि में एक तो क्या होता है? नर होता है जो क्या होता है? दाता जीवाणु, डोनर बैक्टीरिया। ठीक, दूसरा क्या होता है? मादा जो होता है ग्राही जीवाणु। इन दोनों के बीच क्या होता है? संयुग्मन नलिका द्वारा, संयुग्मन नलिका द्वारा क्या होता है? भौतिक संपर्क स्थापित होता है, भौतिक संपर्क स्थापित। इसके स्थापित होने से क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ का विनिमय होता है, एक्सचेंज। आनुवंशिक पदार्थ का क्या होता है? विनिमय होता है। इसमें जो नर होते हैं उनको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एफ पॉजिटिव से। जो ग्राही को किससे नामांकित किया जाता है? एफ नेगेटिव से। ठीक, जो एफ पॉजिटिव होते हैं इनमें मैटिंग की क्या पाई जाती है? उच्च क्षमता पाई जाती है, उच्च क्षमता पाई जाती है। इस कहानी को क्या कहते हैं? HFR, यानी हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक, इसको डायग्राम के द्वारा दिखाता हूं। ये हो गया एफ पॉजिटिव प्रभेद, एफ पॉजिटिव स्ट्रैंड। बैक्टीरियल जीनोम। ठीक, उसके बाद में दूसरी हो गई ग्राही कोशिका, यानी एफ नेगेटिव। ठीक, ये दोनों किसके द्वारा? संयुग्मन नलिका द्वारा भौतिक संपर्क स्थापित करते हैं, संयुग्मन नलिका द्वारा। उनके बीच में बन जाती है ये संयुग्मन नलिका। ठीक, इसकी डीएनए की क्या होती है? फिर प्रतिकृति होती है। ये होगी डीएनए की प्रतिकृति। प्रतिकृति होने के बाद में क्या हो जाता है? ये डीएनए, ये इससे संपर्क हो गया। ठीक, एफ नेगेटिव से। फिर उसके बाद में बन जाती है क्या? ये पुनर्योजित कोशिका। ये होगा पुनर्योजित डीएनए। ये हो गई, ये होगी पुनर्योजित कोशिका। जबकि ये ऐसी ही ऐसी। ठीक, तो संयुग्मन में बैक्टीरियल जीनोम, जीवाणु कोशिका में क्या होता है? एफ पॉजिटिव। इसको बोलते हैं किससे नामांकित? एफ पॉजिटिव प्रभेद से या एफ पॉजिटिव स्ट्रैंड। ठीक,
उसके बाद में एक दूसरी ग्राही कोशिका जिसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन F नेगेटिव स्ट्रैंड से। इन दोनों के बीच में भौतिक संपर्क स्थापित होता है किसकी संयुग्मन नलिका द्वारा। फिर क्या होता है डीएनए की प्रतिकृति। डीएनए की प्रतिकृति होने के बाद में एक इस तरीके से संपर्क स्थापित करता है, डीएनए की प्रतिकृति हो जाती है। प्रतिकृति होने के बाद में क्या बन जाता है, पुनर्योजित डीएनए बन जाता है और ये क्या हो जाती है, इस कोशिका को बोलते हैं पुनर्योजित कोशिका। जीवाणुओं में ये संयुग्मन की जो विधि है, इसमें जीवाणु कोशिका की जो संख्या होती है वह अपरिवर्तित रहती है। तो इसे क्या मानते हैं, जीन पुनर्योजन की एक विधि मानी जाता है, विधि मानी जाती है। ठीक, ये हुआ जीवाणु में लैंगिक जन्म। जीवाणु में जन्म के बाद में अगला टॉपिक आता है जीवाणु का आर्थिक महत्व। जीवाणु का आर्थिक महत्व, तो जीवाणु कुछ तो क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं, कुछ क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। पहले लाभदायक प्रभाव। फर्स्ट, लाभदायक में भूमि की उर्वरता बढ़ाना यानी फर्टिलिटी, उपजाऊपन। तो इसके लिए क्या होता है, पौधे के विकास के लिए क्या आवश्यक होता है, नाइट्रोजन आवश्यक होता है। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो लगभग कितनी होती है, 78%। तो ये जो नाइट्रोजन होता है पौधे के विकास के लिए क्या अत्यधिक आवश्यक होता है। पौधे जो नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं वो किसके रूप में करते हैं, नाइट्रेट के रूप में। जो वायुमंडल में जो अमोनिया होती है उसको क्या नाइट्रोसोमोनास जो जीवाणु है वो किस में बदलते हैं, नाइट्राइट में। नाइट्राइट को फिर नाइट्रोबैक्टर जो जीवाणु है वो किस में बदलता है, नाइट्रेट में। और इस नाइट्रेट का उपयोग किसके लिए करते हैं, पौधे अपने विकास के लिए करते हैं। ठीक। दूसरा, जीवाणुओं का औद्योगिक महत्व। जीवाणुओं का औद्योगिक महत्व देखो, सबसे पहले डेयरी उद्योग में। डेयरी उद्योग में जैसे दूध से दही बनाने, दूध से दही बनाने के लिए कौन सा जीवाणु काम में लिया जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टोबैसिलस। ठीक। दूसरा, फिर चमड़ा उद्योग में, इसमें जो चमड़े में जो अतिरिक्त बाल लगे हुए होते हैं ना, चमड़े में अतिरिक्त बाल या जो वसाल लगी होती है उसको हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। तीसरा, फिर रसायन उद्योग में, केमिकल इंडस्ट्रीज में, इसमें रबर आदि के संश्लेषण है, रबर तथा अन्य रसायनों के संश्लेषण में किसका उपयोग किया जाता है, जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। चौथा, रेशा उद्योग में, अनेक प्रकार के रेशे बनाने में। ठीक। उसके बाद में जो बेसिलस सबटिलिस जीवाणु है वो किसका, एमाइलेज तथा प्रोटीएज, एमाइलेज तथा प्रोटीएज एंजाइम का क्या करता है, उत्पादन करता है, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, उद्योगों में किया जाता है। ठीक। उसके बाद में औषधि, इसके मेडिसिनल जो यूजेज हैं उसमें फर्स्ट, विटामिन निर्माण, जैसे जो हमारे मनुष्य की आंत में क्या पाया जाता है, इकोलाई बैक्टीरिया। ये इकोलाई बैक्टीरिया से क्या प्राप्त होता है, विटामिन बी। ठीक। दूसरा, एंटीबायोटिक्स, अनेक प्रकार की जो प्रतिजैविक पदार्थ हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। ये स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसे स्ट्रेप्टोकोकस एरिथ्रिसिन, इन सब जीवाणुओं से क्या प्राप्त की जाती है, एंटीबायोटिक्स। ठीक। फिर अगला जो उपयोग है इसका वो है जल के शुद्धिकरण में, यानी जल वाटर को क्या करता है, प्योरीफाई करते हैं। अनेक जीवाणु हैं जो आप जल को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। विषैले पदार्थों को क्या करते हैं, बाहर निष्कासित कर देते हैं, अलग कर देते हैं और जल क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। उसके बाद में तीसरा, पीड़कनाशी पदार्थों के अपघटन में, जो पेस्टिसाइड पदार्थ होते हैं जैसे 2,4-D आदि का प्रभाव नष्ट करने के लिए। ठीक। उसके बाद कीट नियंत्रण में अनेक जीवाणु क्या करते हैं, हानिकारक कीटों को नष्ट करते हैं। ठीक। जिससे क्या होती है, फसल की सुरक्षा होती है। अगला जो फिर आता है इनका लाभदायक के बाद में हानिकारक प्रभाव, यानी कौन कौन से हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। फर्स्ट, भोजन विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग। अनेक जीवाणु क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। कैसे नष्ट कर देते हैं, या उनको विषैला कर देते हैं, टॉक्सिक कर देते हैं, या फिर क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। जैसे दूध का खट्टा होना, फल व सब्जियों में सड़ना, ये सब किसके द्वारा होता है, जीवाणुओं के द्वारा। दूसरा, अनेक जीवाणु भोज्य पदार्थों में टॉक्सिन या विषैले बना देते हैं। विषैले खाद्य पदार्थों के सेवन से जो मृत्यु होती है उसको क्या कहते हैं, बोटुलिज्म। ठीक। तीसरा, रोग संक्रमण, तो कई जीवाणु पादप जंतुओं में क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे कुछ जीवाणु जनित पादप रोग और कुछ मानव रोग, वो अपन करते हैं, आगे देखते हैं।
जीवाणु जनित मुख्य पादप रोग। तो पादप रोग और इधर ये जीवाणु। पहला आता है नींबू में सिट्रस कैंकर। तो नींबू में जो सिट्रस कैंकर जो रोग होता है किसके द्वारा होता है? ज़ैंथोमोनास सिट्राइट जीवाणु द्वारा। ठीक। दूसरा गन्ने में लालधारी यानी रेड स्ट्रिप रोग, वो किसके द्वारा होता है? स्यूडोमोनास रूब्रिलिनियस। ठीक। तीसरा आलू, खीरा व बैंगन में मलानी रोग, विल्ट डिजीज, ये किसके द्वारा होता है? स्यूडोमोनास सोलेनेसियम द्वारा। ठीक। अगला चावल का अंगमारी रोग यानी ब्लाइट ऑफ पैडी, धान का जो चावल का जो अंगमारी रोग किसके द्वारा? ज़ैंथोमोनास ओराइजी। ठीक। अगला मूली, टमाटर, गोभी में गलन यानी रोस्ट डिजीज, तो ये किसके द्वारा होता है? ईविर्निया एराइडी द्वारा। ठीक। अगला सेब, नाशपाती में अंगमारी रोग किसके द्वारा? ईविर्निया एमाइलो वीरा जीवाणु द्वारा। अगला पादप रोग है रिंग रोट ऑफ पोटैटो, आलू का रिंग रोट रोग, ये किसके द्वारा होता है? ज़ैंथोमोनास सोलेनेसियम जीवाणु द्वारा। तो ये हो गए सारे पादप रोग। अब बात करते हैं मानव रोग की। मानव रोग, इधर ये जीवाणु, जो जीवाणु क्या करता है? मानव रोग उत्पन्न करता है। तो जैसे निमोनिया है, तो निमोनिया किस जीवाणु के द्वारा उत्पन्न किया जाता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई जीवाणु द्वारा। ठीक। दूसरा क्षय या टीबी रोग किसके द्वारा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा। ठीक। तीसरा टाइफाइड, टाइफाइड किसके द्वारा? साल्मोनेला टाइफी जीवाणु द्वारा। ठीक। चौथा टिटेनस, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा। हैजा किसके द्वारा? विब्रियो कोलेरो जीवाणु द्वारा। गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो रोग है वो किसके द्वारा? इकोलाई। इकोलाई पाया जाता है मनुष्य की आंत में, जो क्या काम करता है? विटामिन बी का संश्लेषण तथा क्या काम करता है? पाचन में सहायक होता है। ठीक। उसके बाद में अतिसार यानी डायरिया किसके द्वारा? बेसिलस कोलाई जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक। डिप्थीरिया रोग किसके द्वारा होता है? कोर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी के द्वारा। प्लेग रोग किसके द्वारा होता है? पास्चुरेला पेस्टिस के द्वारा। ठीक। प्लेग हो गया पास्चुरेला पेस्टिस जीवाणु द्वारा। उसके बाद में मेनिंजाइटिस, नसेरिया मेनिंजाइटिस जाइटिडिस जीवाणु द्वारा। ठीक। मेनिंजाइटिस किसका होगा? ब्रेन का डिजीज। ठीक। उसके बाद में गोनोरिया, नसेरिया गोनोहारी जीवाणु द्वारा। सिफिलिस जो डिजीज होता है किसके द्वारा? ट्रिपोनीमा पैलिडम जीवाणु द्वारा। ठीक। उसके बाद में काली खांसी, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस जीवाणु द्वारा। तो ये हो गए सारे मुख्य पादप रोग तथा क्या हो गए? मुख्य मानव रोग। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। जैसे एक अलग टॉपिक आता है जीवाणु का आर्थिक महत्व, हो गया कंप्लीट। उसके बाद में एक अलग टॉपिक आता है आर्की बैक्टीरिया यानी आर्ध बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, ये जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ये क्या होते हैं? विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं जो अत्यंत कठिन आवासों में पाए जाते हैं। जैसे ये अत्यधिक क्या पाए जाते हैं? कठिन आवासों में। अत्यधिक कठिन आवास जैसे ये पाए जाते हैं लवणीय क्षेत्र या फिर गर्म झरने, थर्मोएसिडोफिल्स। ठीक। या फिर पाए जाते हैं कच्छ क्षेत्र में, कच्छ क्षेत्र यानी मिथेनियोजन में, जैसे कठिन आवासों में पाए जाते हैं। ठीक। ये जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ये इन पर क्या पाई जाती है? इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो प्रोटीन युक्त होती है, यानी इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या होती है?
प्रोटीन युक्त होती है। इस कारण ये क्या होते हैं, प्रतिकूल आवास में जीवित रह पाते हैं। इस कारण क्या होते हैं, प्रतिकूल आवास में जीवित रह पाते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण, प्रोटीन युक्त कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण ये प्रतिकूल आवास में जीवित रह पाते हैं। ठीक, आर्की बैक्टीरिया जैसे गाय तथा भैंसों की आंतों में पाए जाते हैं। गाय तथा भैंसों के आंतों में पाए जाते हैं तथा ये क्या उत्पन्न करते हैं, गोबर से मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। इनको कहा जाता है, ऐसे आर्की बैक्टीरिया कहा जाता है मिथेनोजन बैक्टीरिया। ठीक, तो ये गाय तथा भैंसों के आंतों में पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, गोबर से मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। अब एक अलग टॉपिक, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी इन्हें नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। ठीक, क्यों कहा जाता है नील हरित शैवाल, क्योंकि इनमें हरे पादपों की तरह क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है। क्लोरोफिल ए पाए जाने के कारण ये क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषी स्वयंपोषी जीवाणु होते हैं। ठीक, प्रकाश संश्लेषी स्वयंपोषी होते हैं। किसके कारण होते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, इस कारण ये क्या होते हैं, स्वयंपोषी होते हैं। ठीक, उसके बाद में जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, इनमें ये क्या होते हैं, एचल होते हैं, यानी नॉन मोटाइल, मतलब गति नहीं करते हैं। ठीक, एचल होते हैं तो इनमें क्या डेफिनेट सी बात है कि इनमें फ्लैजिला क्या होगी, एब्सेंट। इनमें फ्लैजिला क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक, उसके बाद में जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, तथा कोलोनियल होते हैं, यानी कॉलोनी पाए जाते हैं, कोलोनियल। एंड कुछ क्या होते हैं, फिलामेंटस, यानी तंतुमय भी होते हैं। कुछ क्या होते हैं, तंतुमय, फिलामेंटस भी होते हैं। इनकी जो कोशिका होती है वो एक झिल्ली, एक विशेष झिल्ली द्वारा क्या होती है, परिबद्ध या आवृत रहती है। जैसे एग्जाम्पल आता है साइनोबैक्टीरिया का, नोस्टोक, एनावीना, स्पाइरुलिना, ओसिलेटोरिया, ये सारे क्या हैं, साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल, उदाहरण है। ये जो साइनोबैक्टीरिया अधिकांशतः क्या करते हैं, N2 फिक्सेशन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ये N2 फिक्सेशन के लिए इनमें विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, हिट्रोसिस्ट की उपस्थिति के कारण ये क्या करते हैं, N2 फिक्सेशन, यानी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा को क्या निश्चित बनाए रखते हैं। तो ये हो गया साइनोबैक्टीरिया। इस तरह से बैक्टीरिया जो पूरा लेसन था वो क्या हुआ, कंप्लीट। थैंक्स।